वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है, रूस जैसी बड़ी कंट्री से भी 4 गुना ज्यादा। लेकिन यह है रूस की राजधानी और यह है वेनेजुएला की राजधानी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इतना सारा तेल होने के बाद भी ये कंट्री इतनी भूखमरी में क्यों है? तो जवाब है सिस्टम, उस देश की गवर्नमेंट। मगर हमें वेनेजुएला की चिंता करने की क्या जरूरत है? तो भाई कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही बोल दिया था। हमें चिंता है हमारे देश की, हमारे देश के सिस्टम की और उसके अंदर घुसे हुए भ्रष्टाचार की। पहले के जमाने में क्या होता था कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और उस राज्य का होता था एक एक राजा, जो कि राज्य के सारे विभागों का हेड था। मतलब कृषि विभाग हो, एजुकेशन विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो, सभी विभागों में क्या होगा ये आखिरी फैसला करता था राजा। और प्रजाजनों को चाहे कोई भी परेशानी हो, वो सीधा ही राजा के पास जाकर अपनी शिकायत पेश कर सकता था और राजा का फर्ज था कि उसकी समस्या का समाधान करे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप ऐसे ही कहीं पैदल जा रहे थे और एक आदमी ने आकर आपको झापड़ मार दी बिना किसी वजह के। आपको सीधे ही जाना है राज दरबार में और राजा के सामने अपनी शिकायत पेश करनी है कि इस जगह पर ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए एक आदमी ने आपको आकर झापड़ मार दी बिना किसी वजह के। अब राजा जी क्या करेंगे? वो अपने सैनिकों को भेजेंगे और उस आदमी को पकड़कर सैनिक राजा के सामने पेश करेंगे। फिर आपको भी बुलाया जाएगा, फिर गवाहों को बुलाया जाएगा, फिर उसकी पहचान होगी और उसने जुर्म किया है ये साबित होगा। फिर बाद में उस आरोपी को भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। अब जब उसकी बारी आएगी तो वो भी राजा को बताएगा कि 2 दिन पहले आपने उसे झापड़ मारी थी, इसलिए बदले में उसने आपको झापड़ मार दी। और फिर से गवाहों को बुलाया जाएगा और आपके ऊपर जो आरोप लगा है अगर वो साबित हो गया तो फिर आप दोनों ही दोषी हो। लेकिन ये फैसला पूरा का पूरा राजा तय करेगा। वो चाहेंगे तो आप दोनों को धमकाकर छोड़ देंगे और वो चाहेंगे तो आप दोनों को ही अंदर कर देंगे। लेकिन इसमें नई बात कौन सी है? ये तो अभी भी चल रहा है। अगर दोनों पार्टी है आरोपी तो फिर ज्यादातर दोनों ही छूट जाते हैं या तो फिर दोनों अंदर जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर बात है रिश्वत की। देखो कैसे पूरे राज्य में राजा से ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं होता, तो कोई भी प्रजाजन ये नहीं बोल सकता कि ये ले 5000 पकड़ और अपना मामला रफा दफा कर और सामने वाले को अंदर कर। मतलब बात समझे? किसी की औकात ही नहीं थी कि राजा को रिश्वत दे। अब वहां से सीधे टाइम ट्रेवल करके आ जाइए इसी सेम मामले को लेकर आज के समय में। तो आप दोनों खड़े हुए होंगे पुलिस स्टेशन में और आप दोनों की बात सुन रहा होगा वो थाना अधिकारी। देखो यहाँ पर होगा ये अपराध तो आप दोनों ने किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को मारा भी है। लेकिन यहाँ पर बात ये होगी अगर आपके पास पैसे है और आपने अगर उस अधिकारी को दे दिए तो आपके ऊपर FIR नहीं होगी और सामने वाले के ऊपर हो जाएगी। और अगर सामने वाले ने दे दिए और आपने नहीं दिए तो फिर आप अंदर जाओगे और अगर दोनों ने दे दिए तो दोनों ही छूट जाओगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आप दोनों ने नहीं दिए तो दोनों जेल भी जाओगे। मतलब पैसों का खेल है सारा, घटना से कुछ ज्यादा लेना देना होता नहीं। ऐसे अगर आपके साथ अन्याय हुआ है ऐसा आपको लगता है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन वहां पर भी चप्पल घिस जाएगी। ये तो हमने सिर्फ एक पुलिस का एग्जाम्पल लिया। पुलिस वालों से मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार है, हालांकि सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन जो है उसकी संख्या भी कुछ कम नहीं है। खैर, तो हमारे देश में जब भी सरकारी दफ्तर का नाम आता है तो उसके साथ में अगर भ्रष्टाचार का नाम ना आए तो ऐसा लगता है जैसे बिना चटनी के किसी ने समोसा परोस दिया। देखिए, हमारे देश में जो सिस्टम है वो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों का जो सिस्टम था वो हमने कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके एज इट इज उठाकर रख दिया। और जब वो ब्यूरोक्रेसी लेकर आई है तो उसका मकसद कभी भी लोगों की सेवा करना था ही नहीं, उसका मकसद था लोगों को कंट्रोल करना। 1947-48 की बात है जब हमारी आर्मी को जिप्स की जरूरत थी, क्योंकि हम इन लफ्सुनों के साथ युद्ध में थे। तो हमारे इंग्लैंड में बैठे हुए एक राजदूत VK कृष्णा मेनन ने 80 लाख में इंग्लैंड की एक कंपनी को पुरानी जिप्स का ऑर्डर दे दिया। जी हाँ, पुरानी जिप्स का। अब मजे की बात यह है कि 80 लाख में ही अमेरिका और कनाडा दोनों इतनी ही संख्या में जिप्स देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की उस कंपनी के पास से पुरानी जिप्स खरीदी गई। फिर हमारी आर्मी ने साफ मना कर दिया कि ये जिप्स हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि इससे तो हम पाकिस्तान से बिना लड़े ही हार जाएंगे। इतनी खतर हालत में थी ये जिप, कोई भी जिप कभी भी फट सकती थी और वो भी बिना किसी गोला बारूद के। फिर मामला मार्केट में आया, फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और VK कृष्णा मेनन पर इंक्वायरी बिठाई गई और फिर बंद भी कर दी गई और फिर उन्हें बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर। मतलब प्रमोशन मिल गया, भ्रष्टाचार करो प्रमोशन ले जाओ। तो ये था आजाद भारत का पहला घोटाला। और अगर ऐसे केसों की चर्चा करने बैठेंगे तो सालों गुजर जाएंगे, इसलिए रहने देते हैं। हमें तो ये जानना है कि करप्शन करता कौन है, करता कैसे है और इसे रोका कैसे जा सकता है। देखो, अंग्रेजों का ये दबाने और कंट्रोल करने वाला सिस्टम आज भी जस का तस ऐसे ही इस्तेमाल होता है। अगर किसी अफसर को आपकी बात पसंद नहीं आई तो 10 में से 9 बार तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही, और एक बार भी वो तब नहीं पहुंचा पाएगा जब आप किसी विधायक के बेटे हो या तो फिर मंत्री संतरी के रिश्तेदार हो। चलिए ऊपर से समझते हैं कि पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, मतलब प्रजा में से ही, प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा चुने गए लोग जो अब देश को चलाएंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में ये सिस्टम हमारे देश के लिए फायदे कारक है? तो जवाब है हाँ भी और ना भी। तो ना इसलिए कि कुछ साल पहले तक चाइना और हम साथ में ही ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर चाइना ने अपनी नीतियां बदली और एकदम से अपनी इकोनॉमी में जंप पाया उसने। और हाँ इसलिए कि अगर कुछ सुधार कर दिए जाए इसी डेमोक्रेसी में तो ये सिस्टम चाइना से भी आगे जाने की ताकत रखता है। बस जरूरत है कुछ बदलाव की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम इलेक्शन की।
हमारे देश की सत्ता संभालती है पॉलिटिकल पार्टी, और सत्ता संभालने के लिए उसे जीतना होता है चुनाव, चुनाव जीतने के लिए उसे करना पड़ता है प्रचार, और प्रचार करने के लिए उसे चाहिए होते हैं पैसे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का खुद का तो कोई बिजनेस होता नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए हमारे संविधान ने उसे छूट दे रखी है फंड लेने की। अब ये पैसे चाहे तो आप और मैं भी फंड के रूप में दे सकते हैं अपनी पसंदीदा पार्टी को, लेकिन आपकी और मेरी औकात ही नहीं कि हम इन पार्टियों को फंड कर सके। मतलब कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मेन फंड इसे जो आता है वो आता है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से। फिर जब ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनती है कि उस बिजनेस हाउसेस को फायदे हो, और सारे ठेके उसी कंपनी को मिलते हैं जिस कंपनी ने इस जीती हुई पार्टी को फंड किया हुआ होता है। मतलब सब कुछ सेट है। पिछले लोकसभा चुनाव की एक रिपोर्ट देखिए, बीजेपी ने 1754 करोड़ खर्च कर दिए प्रचार में और कांग्रेस ने 619 करोड़। ये तो सिर्फ एक चुनाव की बात है, और हमारे देश में तो चुनाव चलते ही रहते हैं, तो कितने रुपए खर्च होते रहते होंगे। और आजकल तो पंचायत के चुनाव में भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, और अगर इन पार्टियों का खर्च ही इतना है तो सोचिए इसको फंड कितना मिलता होगा। आज तक की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसने तकरीबन 7113 करोड़ फंड लिया है लोगों से। और हम देखते ही है वोट खरीदे जाते हैं, दारू की पार्टियां दी जाती है, तो ये भी तो एक करप्शन और रिश्वत ही हुई ना। तो सबसे पहले तो हमें इन पॉलिटिकल पार्टी का पैसों से नाता तोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसे अपने पास नहीं रख सकती, मतलब कि उस पार्टी का कोई अकाउंट ही नहीं होना चाहिए। अब बिना पैसों के तो पार्टी कैसे चलेगी, प्रचार कैसे करेंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए चुनाव आयोग के पास, जो भी चुनाव करवाते हैं हमारे देश में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम इसे ECIB कहते हैं। इसी को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टी का बिना किसी भेदभाव के एकदम ही बराबर प्रचार किया जाए घर घर तक। मतलब कि जो कोई पार्टी है उसका जो भी कोई मैनिफेस्टो है इस चुनाव में वो इलेक्शन कमीशन को देगा, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी रहेगी कि वो हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो घर घर तक पहुंचाइए। और ECI अगर चाहे तो टीचर्स या तो फिर पुलिस की भी मदद ले सकती है, मतलब किसी की भी मदद लेकर ये मैनिफेस्टो हर एक पार्टी का हर एक घर में पहुंचना चाहिए। अब हर एक घर में हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो पड़ा हुआ है, जो कि वो पढ़ेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इस बार हम वोट किसको देंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास तो लाखों में मेंबर होते हैं, यहाँ पर दूसरी के पास हजारों में भी नहीं। तो ये मिस कॉल दो और मेंबर बनो वाली सिस्टम जो चल रही है उसे बंद करना चाहिए। ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि एक जिले में मान लो 2 लाख की पॉपुलेशन है, तो उसका 0.01% यानी कि 200 लोग ही किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब बीजेपी के 200, कांग्रेस के 200, और भी जो भी पार्टी है कोई भी 200 से ज्यादा मेंबर अपनी पार्टी में नहीं रख सकता। इससे होगा क्या कि सबको बराबर मौका मिलेगा इलेक्शन में। देखो, गवर्नमेंट में बैठे लोग जितना करप्शन कर सकते हैं उतना हम सोच भी नहीं सकते। इसके पास हजारों रास्ते हैं करप्शन करने के। वो कहावत है ना कि ऊपर वाला अगर एक दरवाजा बंद करता है तो हजारों दरवाजे खोल भी देता है। वो कहावत इन लोगों पर फिट बैठती है, क्योंकि इन लोगों के पास करप्शन करने के कई सारे रास्ते हैं। चला हमारे लिए तो एक भी दरवाजा नहीं खुलता। खैर, तो 2G स्कैम, 3G स्कैम, सोलार स्कैम, केस फॉर वोट स्कैम, चारा घोटाला, अभी अभी हुआ शराब घोटाला, मतलब इन लोगों की लीला अपरंपार है। इतने घोटाले हैं कि हम एक बार में याद भी नहीं रख सकते। और ये तो सिर्फ वही स्कैम है जो कि बाहर आए हैं। इनसे कहीं ज्यादा स्कैम तो हो चुके होंगे जो कि बाहर नहीं आई। और अभी जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग भी कुछ कम नहीं है। हाँ, ये लोग थोड़े से चालाक है। देखिए, अभी अभी एक नई पॉलिसी आई है कि अब से E20 पेट्रोल मिलेगा हर एक पेट्रोल पंप पर। मतलब कि 80% पेट्रोल होगा और उसमें 20% इथेनॉल। अब इथेनॉल से हमारी गाड़ियां खराब हो रही है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती यही पेट्रोल डलवाने के लिए हमें मजबूर किया। इसमें हमें यह समझाया जाता है कि देखो, इथेनॉल बनता है इंडिया में, और जो हम पेट्रोल डीजल मंगवाते हैं वो मंगवाते हैं बाहर की कंट्री से। तो अगर हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने लगे तो रोज के करोड़ों रुपया जो कि बाहर जाने वाले थे वो इंडिया में ही रह जाएंगे और इंडिया के किसानों के पास जाएंगे। इससे देश को फायदा होगा और हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेंगे। बात तो सुनने में काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एक गेम है। पहले तो आप ये दो तस्वीर देख लीजिए। ये दोनों सगे भाई है। इन दोनों के नाम पर एक एक कंपनी रजिस्टर्ड है और ये दोनों कंपनी इथेनॉल बनाती है। पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू था 18 करोड़ और आज की डेट में 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू है 528 करोड़। मतलब 2800% का जंप लिया है इसने अपने रेवेन्यू में। ये दोनों है हमारे रोड बनाने वाले जो भी मंत्री संतरी है, हाँ यही वाले नितिन गडकरी जी, इनके सगे बेटे। तो ये लोग ऐसे करप्शन ना कर सके इसका कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। अपनी झोली में पैसों के सिवा सब कुछ है, ये लो पकड़ो। वैसे तो इन लोगों के पास हजारों रास्ते हैं करप्शन करने के, लेकिन ज्यादातर जो करप्शन होता है वो होता है माल की खरीदी पर और काम देने के टेंडर पर। मान लो आपके नगर निगम को 500 कुर्सियां लगवानी है कहीं पर भी, तो वो क्या करेंगे? टेंडर बाहर निकालेंगे। अब एक आदमी ने 10 लाख का टेंडर भरा, एक ने 9 लाख का और आपने 7 लाख में भरा है, तो कायदे से तो आपको काम मिलना चाहिए, लेकिन काम मिलेगा
मिलेगा 10 लाख वाले को, क्योंकि वो शायद नगर निगम के किसी भी अधिकारी का सगा वाला ही होगा। एक ऐसा रूल बनना चाहिए कि जो भी काम करवाना है उसकी क्वालिटी, उसकी समय मर्यादा ये पहले से ही तय की जा सके और उसके बाद टेंडर बाहर निकलना चाहिए। तो भाई क्वालिटी तो आपने मांग ली, टाइम भी मांग लिया, अब तो हक उनका बनता है जो सबसे कम पैसों में करेगा। फिर नगर निगम का जो भी क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो काम की जो भी क्वालिटी रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा। अगर जो क्वालिटी मांगी गई थी उसी तरह का काम हुआ है तो फिर कोई बात नहीं, ठेकेदार को पैसे दो और छुट्टी करो। और अगर उस क्वालिटी का काम नहीं हुआ है तो फिर ठेकेदार को भी यह अधिकार है कि वो भी अपना प्राइवेट क्वालिटी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट तैयार करवा सके और फिर दोनों की रिपोर्ट कोर्ट में मैच की जाएगी और फिर कोर्ट अपनी तरफ से कोई भी चेकिंग करवाएगा और जिसकी रिपोर्ट झूठी निकली उसके ऊपर कोर्ट केस चलेगा। जब तक इतने कड़क रूल नहीं बना सकते हम टेंडर के बारे में तब तक करप्शन होता ही रहेगा। चाहे तो माल खरीदना हो तो भी सबसे कम दाम में जो टेंडर भरेगा उसी को काम मिलना चाहिए और चाहे तो हमें किसी को ठेका देना हो तो भी जिसका टेंडर सबसे कम दाम में है उसी को ही काम मिलना चाहिए। ये जो टेक्निकली फॉल्ट करके टेंडर को कैंसिल करने का सिस्टम है ये बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। टेंडर में दाम ही सबसे महत्व रखना चाहिए। यहाँ पर आपका टेंडर इसलिए भी कैंसिल कई बार होता है कि अगर आप इतने सस्ते में काम करने वाले हो तो फिर आपकी क्वालिटी तो घटिया ही रहेगी। तो पहले ही क्वालिटी एकदम क्लियर कर लेने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जो क्वालिटी मांगी गई है उसी हिसाब से काम करके देना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से उस ठेकेदार ने काम नहीं किया तो फिर उसको पैसे नहीं मिलेंगे। और माल की खरीदी पर भी ऐसे ही होगा। जो भी कंपनी सबसे सस्ते दाम में उसी क्वालिटी का माल बेचेगी सरकार को वही माल खरीदा जाएगा। एक तो इलेक्शन बराबर कर दो और एक तो ये टेंडर का जो भी रूल है उसे कड़क कर दो, फिर देश में गवर्नमेंट का करप्शन तो लगभग खत्म ही समझो। हालांकि हमने इस प्रॉब्लम के बारे में मोटी मोटी ही बात की है, इसमें और भी काफी डीप जा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए इतना काफी था। अगर ये हम समझ सकते हैं तो क्या वो लोग नहीं समझ सकते? वो बिल्कुल समझते हैं, लेकिन वो आपको कुछ और समझते हैं। तो बस गवर्नमेंट का करप्शन रोकने के लिए तो इतना ही था। जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी का करप्शन रोकने के लिए अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।